प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में एक मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये संभावित मॉडल प्रश्न पत्र है और इस मॉडल प्रश्न पत्र के लगभग 100% प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाले हैं। तो हम देखते हैं इस मॉडल प्रश्न पत्र को। देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र 200 2025 गणित संकेतांक 324 FG। तो देख रहे हैं इन प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक हल करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझेंगे। तो देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है, क्या सभी खंड कीजिए। हम जानते हैं पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। तो इसका पहला प्रश्न है, क्या का नंबर में यदि आव्यूहों ए और बी की कोटि क्रमशः यम गुणे यन तथा यन गुणे पी है तो ए बी की कोटि होगी। तो देख रहे हैं ऐसा प्रश्न यूपी बोर्ड में लगातार पूछा गया है। इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। देख रहे हैं प्रश्न नंबर एक का तो यहाँ पर दो आव्यूहों की कोटि दी हुई है। देख रहे हैं पहले आव्यूह ए की कोटि है यम गुणे यन। आव्यूह ए की कोटि दी हुई है, ए की कोटि बराबर है, देख रहे हैं यम गुणे यन, यम गुणे यन। फिर एक दूसरा आव्यूह बी है, इसकी कोटि दी है यन गुणे पी, बी की कोटि बराबर है यन गुणे पी। हमको ज्ञात करना है ए बी की कोटि क्या होगी। तो ए बी की कोटि निकालने के लिए दोनों आव्यूहों के गुणनफल की कोटि, तो देख रहे हैं ए बी की कोटि यदि हम निकालें, ए बी की कोटि बराबर मिलेगी। इस प्रकार से इसको समझेंगे, पहला यम गुणे यन और दूसरे की कोटि है यन गुणे पी। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं पहले में बाद का अवयव और दूसरे में पहले का अवयव, इनका विलोपन हो जाता है, अर्थात ये दोनों मिलकर के हट जाएंगे। तो ए बी की कोटि मिलेगी एम गुणे पी, यम गुणे पी। तो ये आव्यूह ए और बी के गुणनफल की कोटि होगी, ए बी की कोटि बराबर एम गुणे पी। और विकल्प यदि देखें, पहला विकल्प हमारा एम गुणे पी है, दूसरा दिया था पी गुणे एम, तीसरा देख रहे हैं यम गुणे एन और चौथा एन गुणे पी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो देख रहे हैं पहले विकल्प में एम गुणे पी दिया है, तो विकल्प फर्स्ट सही है। इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट यम गुणे पी सही है। इसके बाद यदि हम खा नंबर को देखें, देखिए खा नंबर में दिया है, क्या सदिशों 3i माइनस 2j प्लस के तथा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप के बीच का कोण होगा। तो देख रहे दो आव्यूह दिए हैं, इन दोनों के बीच का कोण होगा। चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम हल करके इनके बीच का कोण निकालते हैं। पहले सदिश को मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर देख रहे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और दूसरा सदिश को वेक्टर बी मान लें, तो वेक्टर बी बराबर देख रहे हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो ये दो सदिश दिए हैं, हमको दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला है ए डॉट बी। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण होगा। इसके लिए यदि हम कॉस थीटा बराबर निकालें, कॉस थीटा बराबर बन जाएगा, देख रहे हैं ए डॉट बी और ए बी पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में मिलेगा। तो वेक्टर ए डॉट बी अपान ए बी, जहां ए वेक्टर ए का मापांक होगा, बी वेक्टर बी का मापांक। अब हम इन मानों को निकाल करके रख देंगे। तो यदि यहाँ पर देखें, देख रहे हैं ए डॉट बी वेक्टर ए हमारा दिया है, देख रहे हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपान मॉड, देख रहे हैं मॉड वेक्टर ए। तो यदि हम मॉड निकालें तो मॉड में हम जानते हैं अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, देख रहे हैं के का गुणांक 1 है। तो ये हमारा वेक्टर ए का मापांक मिलेगा। इसी प्रकार हम वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे। अंडर रूट देख रहे हैं आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे। देख रहे हैं एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट आप इस प्रकार निकालेंगे, आई के गुणांक का गुणा आई के गुणांक के साथ ही होगा। तो 3 गुणे 2, देख रहे हैं 3 गुणे 2
फिर प्लस माइनस 2 गुणे 1 प्लस माइनस 2 गुणे, देख रहे हैं यहाँ जे का गुणांक 1 है, प्लस पहले में के का गुणांक 1 इंटू दूसरे सदिश से के का गुणांक 3 है, अपान अंडर रूट, देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू दूसरे में देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से इसको यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 3 दुनाई 6 प्लस माइनस माइनस 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस 3 और 1 का गुणनफल 3 मिल जाएगा बटे अंडर रूट, देख रहे हैं 9 4 13 1 14, तो अंडर रूट 14 इंटू 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14, देख रहे हैं यही बराबर हमारा 6 3 9, 9 से 2 घटाएंगे 7 बटे अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 का गुणनफल देख रहे हैं 14 के बराबर होगा। सरल कर लेते हैं, 7 एक कम 7 7 दुनाई 14, तो देख रहे हैं 1 बटे 2 के बराबर मिलता है। काश थीटा बराबर 1 बटे 2, काश थीटा बराबर 1 बटे 2 और 1 बटे 2 काश में हम जानते हैं 60 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 60 अंश अर्थात दोनों सदिशों के बीच का कोण 60 अंश होगा और 60 अंश हम देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट 60 अंश सही है। इसके बाद ग नंबर अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस डी वाई अपान डी एक्स की घात 1/5 का घात होगा। तो देख रहे हैं कोटि और घात, तो घात हम तब तक नहीं ज्ञात करेंगे जब अवकल समीकरण एक सामान्य रूप में ना आ जाए, अर्थात भिन्नात्मक घातें हैं तो उनको हम पूर्णांक के रूप में घात बनाएंगे, उसके बाद फिर घात का निर्धारण होगा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसको समझेंगे। अवकल समीकरण दिया है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं अवकल समीकरण है गा नंबर की यदि हम बात करें, अवकल समीकरण है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस, देखिए वाई प्लस डी वाई अपान डी एक्स की घात 1/5 वाई प्लस डी वाई अपान डी एक्स की घात 1/5। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये घात भिन्नात्मक है, तो जब तक घात भिन्नात्मक होगी तब तक हम अवकल समीकरण की घात नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम पूर्णांक के रूप में बनाएंगे। पूर्णांक के रूप में बनाने का तरीका है, देख रहे हैं यदि हम दोनों ओर की 5 घात कर दें तो फिर यहाँ घात के ऊपर घात का गुणा होगा, 5 5 कट जाएगा, कि भिन्नात्मक हट जाएगा। तो दोनों ओर की 5 घात करते हैं तो यही हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की घात 5, और देख रहे हैं इधर 5 घात करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, y प्लस डी वाई अपान डी एक्स। देख रहे हैं ये सामान्य अवकल समीकरण में बन गया है। अब यहीं से अवकल समीकरण की घात का निर्धारण होगा। देख रहे हैं इस अवकल समीकरण में यदि इसकी कोटि पूछता है तो कोटि होती है जो अधिकतम कोटि होगी, जैसे जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स के रूप में दी है, केवल इससे बड़ा कोटि नहीं दी है, तो फिर इसकी कोटि 1 होगी। यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के रूप में दिया है, अगर यहीं कहीं डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब मिलता तो फिर 3 कोटि हो जाती, क्योंकि अधिकतम यही है इसलिए इसकी कोटि तो 2 होगी। अगर प्रश्न में कोटि पूछता तो इस अवकल समीकरण की कोटि 2 होगी, और जो उच्च कोटि का अवकलज होगा उसी की जो घात होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो देख रहे हैं इसमें चूंकि अधिकतम जो इसका अवकलज है वो d2y अपान dx2 है, इसलिए इसी की हमको घात देखना है। अगर कहीं d क्यूब प्लस के साथ मान लीजिए d क्यूब y अपान dx क्यूब लिखा होता, ऐसी स्थिति में अगर उसकी कोई घात न लगी होती तब कोटि 3 और घात 1 होता, क्योंकि ऐसा नहीं है क्यूब में, इसलिए अधिकतम यानी इसकी कोटि जो होगी 2 होगी और घात उसी कोटि की ही देखी जाएगी, ध्यान रहे उसी पद की। तो चूंकि अधिकतम ये 5 घात है इसलिए इस अवकल समीकरण की घात 5 होगी। घात की बात करें तो घात बराबर 5 मिलेगी, और 5 यदि हम देखें तो 5 देख रहे हैं विकल्प नंबर सेकंड पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद घ नंबर में देख रहे हैं एक समाकलन का प्रश्न है, इंटीग्रल x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी का मान होगा। तो देख रहे हैं 2 फलन दिए हैं, इनके समाकलन का मान पूछ रहा है, तो पहले हम समाकलन कर लेंगे फिर देखेंगे कौन सा विकल्प इसमें टैली कर रहा है। तो देख रहे हैं दिया है इंटीग्रल x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, देख रहे हैं घ नंबर, प्रश्न हमारा घ नंबर में दिया है इंटीग्रल x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका मान हमको निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 फलन हैं, खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, x को पहला फलन मान लेते हैं और ई की पावर माइनस एक्स को दूसरा फलन। आप देख रहे हैं यही बराबर होगा, इसका फार्मूला हम जानते हैं, पहला फलन अर्थात x इंटू दूसरे का समाकलन ई की घात माइनस एक्स का समाकलन ई की घात माइनस एक्स बटे
देख रहे हैं x का गुणांक -1, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहली का अवकल गुणांक, तो पहला x है, x का अवकल गुणांक निकालेंगे, 1 के बराबर मिलेगा, इंटू इस दूसरे का समाकलन e की घात -x बटे x का गुणांक देख रहे हैं -1 इंटू dx अर्थात इस पूरे का समाकलन होता है। आप इसको देख रहे हैं यदि सरल करें, सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं इस माइनस चिन्ह को पहले लगा लें, तो x इंटू ई की पावर -x, देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा ये प्लस मिल जाता है। अब e की घात -x का समाकलन करेंगे, e की घात -x अपान x का गुणांक देख रहे हैं -1 है, प्लस कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा ये माइनस मिलता है। इन दोनों पदों से यदि माइनस हम कॉमन कर लें और दोनों से देख रहे हैं ई की घात -x भी कॉमन मिल जाएगा, तो -x प्लस 1 इंटू ई की पावर -x प्लस कांस्टेंट c के रूप में, तो देख रहे हैं -x प्लस 1 इंटू ई की पावर -x, इसको देखते हैं किस विकल्प में है, तो देख रहे हैं -x प्लस 1 इंटू ई की पावर -x, ये हम देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट में है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट सही है। देख रहे हैं घ नंबर में इस समाकलन का जो विकल्प है -x+1 इंटू ई की पावर -x मिलता है प्लस कांस्टेंट c, देख रहे हैं किसी ऑप्शन में नहीं जुड़ा है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका विकल्प फर्स्ट सही है। आप देख रहे हैं यदि हम अंगा नंबर को देखें, अंगा नंबर में दिया है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन इफ सच दैट r टू r होगा। देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, एकाएकी और आच्छादक, सेकंड में बहुएक और आच्छादक, थर्ड कह रहा है एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, और चौथा है ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हम देखें, प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 1 का अंगा पार्ट, देख रहे हैं 1 के अंगा पार्ट में फलन है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, फलन कह रहा इफ सच दैट r टू r, इसको हमको जांच करना है एकाएकी आच्छादक की कौन सी कंडीशन में ये सत्य होता है। तो देख रहे हैं पहले हम एकाएकी होने की जांच करें, एकाएकी के लिए देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसमें f -1 का मान निकालें, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 5, सरल करेंगे -1 का स्क्वायर, देख रहे हैं -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, देख रहे हैं बराबर 6 मिलेगा। इसी प्रकार f+1 का मान निकालें, f1 1 का स्क्वायर प्लस 5, देख रहे हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, प्लस 5 1 प्लस 5 6, तो देख रहे हैं -1 और +1 दोनों अवयवों का प्रतिबिंब समान मिलता है, जो कि ये दर्शाता है कि यह एकाएकी नहीं है, क्योंकि एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान है, इसलिए यह एकाएकी नहीं है। तो ये एक जांच हो गई कि ये हमारा फलन एकाएकी नहीं है। अब इसके बाद आच्छादक होने की जांच करेंगे, यदि हम मान लें माना y बिलोंग्स टू r अर्थात y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो ऐसी स्थिति में fx बराबर यदि हम y के रख देते हैं और देख रहे हैं fx का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यही बराबर हमने y के माना है। अब देख रहे हैं इसको हल करके इससे हम x का मान निकालें, तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, 5 पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, या x बराबर लिखें तो वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 5। अब यहाँ पर देखें यदि हम y बराबर -1 रख दें, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1 -5, देख रहे हैं अंडर रूट -6 जो कि काल्पनिक संख्या होगी, तो देख रहे हैं x बराबर चूंकि y बराबर -1 -2 -3, इस तरह से इन मानों के लिए आपका डोमेन में कोई वास्तविक संख्या नहीं मिलती है, इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि y बराबर -1 -2 -3 इस प्रकार के मानों के लिए देख रहे हैं x परिभाषित नहीं है, के लिए x परिभाषित नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। देख रहे हैं आच्छादक फलन नहीं है, तो देख रहे हैं ना तो ये एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब हम विकल्प देखते हैं, तो देख रहे हैं पहले में एकाएकी और आच्छादक दिया है, ये गलत है, बहुएक और आच्छादक, देख रहे हैं आच्छादक नहीं मिलता है। थर्ड कह रहा एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, ये भी देख रहे हैं गलत है, एकाएकी नहीं है। चौथे में ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, तो ये इस प्रश्न का सही विकल्प है। तो इस प्रकार से अंगा नंबर में ये विकल्प 4 सही है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न में आएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में, दूसरा में भी देख रहे हैं सभी खंड करने के लिए होते हैं और ये भी प्रत्येक 1 अंक के ही होते हैं, जिसमें क नंबर में दिया है
प्रश्न नंबर 2 का क्या tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 का मान होगा? तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसमें हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 का मान होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का भाग यदि हम देखें तो प्रश्न नंबर 2 का देख रहे हैं 2 के में हमारा प्रश्न दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 इसका हमको मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। देख रहे हैं tan इनवर्स अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 हम जानते हैं tan में 60 अंश का मान होता है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 60 अंश को रेडियन में यदि लिखें तो पाई बाई 3 के रूप में लिखेंगे। पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। x की जगह देख रहे 2 है, 2 रख लेंगे। अब sec इनवर्स 2 का यदि मान रख दें तो देख रहे हैं पाई बाई 3 ब्रैकेट हटाएँगे तो माइनस पाई, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और sec इनवर्स 2 sec में अगर देखें तो 2 मान ये भी 60 अंश का ही होता है पाई बाई 3। अब इसको सरल कर लें पाई बाई 3 मिल करके देख रहे हैं 2 पाई बाई 3 माइनस पाई लासा ले लेंगे। देख रहे हैं 3 लासा मिलेगा तो 2 पाई माइनस 3 पाई। देख रहे हैं 2 पाई से 3 पाई घटाएँगे तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा माइनस पाई बटे 3। तो इसका मान माइनस पाई बटे 3 होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम दूसरे का नंबर देखें, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के में दिया है एक प्रायिकता का प्रश्न है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग प्रत्येक वर्ष आने वाला प्रश्न है। कह रहा है यदि ए और बी ऐसी 2 घटनाएँ हैं कि पीए बराबर 0.6, पीबी बराबर 0.3 और पीए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.15, तो कह रहा पीए अपान बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो मान दिए हैं, पीए दिया है, पीबी दिया है, पीए इंटरसेक्शन बी दिया है। इसमें हमको पीए अपान बी का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का भाग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के में पीए बराबर दिया है। देख रहे हैं पीए का मान है 0.6, पीए बराबर 0.6 और पीबी बराबर 0.3, 0.6 पीबी बराबर 0.3 और फिर देख रहे हैं पीए इंटरसेक्शन दिया है, पीए इंटरसेक्शन बी, पीए इंटरसेक्शन बी बराबर देख रहे हैं 0.15 है पीए इंटरसेक्शन बी का मान 0.15। हमको इसमें देख रहे हैं पीए अपान बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला है पीए अपान बी, ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं पीए अपान बी इक्वल टू होता है पीए इंटरसेक्शन बी अपान, ध्यान रहे अपान में जो इस साइड में अपान में होगा वही इस साइड में भी अपान में मिलता है। तो ये फार्मूले को याद रखना है। अब इसी में मान रख देंगे पीए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं 0.15 है अपान पीबी, पीबी का मान देख रहे हैं 0.3, अंश में देख रहे हैं दशमलव 2 स्थान पर है, हर में 1 स्थान पर। यदि हर में एक 0 बढ़ा लें तो अब देख रहे हैं 2-2 स्थान पर दशमलव हो जाएगा। अब दशमलव को हम ऊपर नीचे से हटा सकते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं बन गया 15/30, सरल करेंगे 15 एकम 15, 15 दुनाई 30। इस प्रकार से पीए अपान बी, पीए अपान बी इक्वल टू 1/2 मिलता है। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा पीए अपान बी बराबर 1/2। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का भाग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की में दिया है क्या सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप की दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दिक कोज्या निकालना समझेंगे कैसे हम दिक कोज्या निकालते हैं। प्रश्न नंबर 2 का तो दिक कोज्या निकालने के लिए भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न जरूर आता है और ये कई सारे सेटों में रहता है। सदिश को यदि मान लिया जाए कि माना सदिश जो दिया है इसको यदि हम वेक्टर ए के बराबर मान लें, माना वेक्टर ए बराबर देख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इसकी हमको दिक कोज्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका मापांक निकाल लेंगे मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट देख रहे हैं आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर
प्लस जे का गुणांक भी 1 है प्लस के गुणांक का स्क्वायर -2 है, -2 का स्क्वायर। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4। तो देख रहे हैं 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6 मिल जाता है। और दिक्कोज्याएँ जिसमें पहली दिक्कोज्या जिसे यदि हम एल संकेत एल से लिखें, एल बराबर होगी आई का गुणांक बटे मापांक, आई कैप का गुणांक बटे मापांक मॉड ए। ये पहली दिक्कोज्या होगी। देखें आई का गुणांक 1 है बटे मापांक अंडर रूट 6। दूसरी दिक्कोज्या एम बराबर होती है जे का गुणांक, जे कैप का गुणांक अपान मापांक। देख रहे हैं जे का गुणांक भी यदि देखें तो जे का गुणांक 1 ही है, 1 बटे मापांक अंडर रूट 6। और तीसरी दिक्कोज्या एन बराबर होगी के कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक बटे मापांक। के का गुणांक देख रहे हैं -2 तो -2 बटे मापांक अंडर रूट 6। इस प्रकार से दिए हुए सदिश की दिक्कोज्या निकालेंगे तो ये हमारा इस प्रश्न नंबर 2 के गा का आंसर होगा। इसके बाद यदि हम अगला प्रश्न देखें, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घ में दिया है, क्या हल कीजिए। देख रहे हैं एक अवकल समीकरण है dy अपान dx बराबर x प्लस e की पावर x अपान y। इस अवकल समीकरण का हम मान ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के ग में, प्रश्न नंबर 2 का घ dy अपान dx बराबर प्रश्न नंबर 2 का घ अवकल समीकरण दिया है dy अपान dx बराबर, देखें अवकल समीकरण है x प्लस ई की पावर x, x प्लस ई की पावर x अपान y। देख रहे हैं ऐसे अवकल समीकरण को यदि इस प्रकार का अवकल समीकरण आपको मिल जाए तो इसके लिए हम x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं और y वाले पदों को दूसरी तरफ। इस बात का ध्यान रहे, अगर प्रश्न में x और y के पदों को हम अलग अलग एक एक साइड कर सकते हैं, आसानी से हो रहा है, तो फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं कि ये हमारा एक साधारण अवकल समीकरण है। इसको लगाने की यही मेथड है कि x वाले पदों को एक तरफ करें और y वाले पदों को दूसरी तरफ, फिर दोनों ओर का समाकलन कर देंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। देख रहे y इधर भाग में है, पक्षांतर करेंगे इधर गुणा में मिल जाएगा तो y इंटू डी वाई बराबर, देख रहे dx इधर भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में मिलेगा x प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। आप देख रहे दोनों ओर का समाकलन यदि कर लें, दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, देख रहे दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो यही प्रश्न हमारा इस प्रकार बन जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं वाई का समाकलन करेंगे तो वाई का समाकलन मिलेगा वाई स्क्वायर अपान 2। देख रहे घात में एक जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो मिल जाए वो हमारा अपान में आएगा इक्वल टू राइट साइड में देखें एक्स का इसी प्रकार समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे तो ये इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट हल होगा। चाहे तो आप दो का दोनों ओर गुणा कर सकते हैं, यदि दो से दोनों ओर गुणा कर दें तो फिर हमारा यही समीकरण इस प्रकार बन जाएगा वाई स्क्वायर, दो से गुणा करेंगे दो दो कट जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं दो से गुणा करेंगे तो दो कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2c। तो देख रहे हैं सी कांस्टेंट ही है, 2c लिखें या 2c के स्थान पर सी डैश के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अभीष्ट दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जहां देख रहे हैं सी डैश हमने 2c के स्थान पर लिखा है, सी डैश इक्वल टू 2c, या आप 2c के रूप में भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यदि इसका अगला प्रश्न देखें, देख रहे हैं दो के अंगा में दिया है क्या x के सापेक्ष log x का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ये log x का समाकलन भी यूपी बोर्ड में लगातार पूछा गया है। इस प्रश्न को हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है log x का हमको समाकलन ज्ञात करना है। देख रहे हैं log x का समाकलन इस प्रकार ज्ञात करेंगे इंटीग्रेशन log x और इसका समाकलन निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर केवल एक ही फलन है और इसका हम समाकलन नहीं जानते हैं, मान लेते हैं आई के बराबर। ऐसी स्थिति में यदि एक ही फलन हो और उसका समाकलन ना जानते हों तो उसमें हम फिर एक से गुणा करके दो फलन बनाते हैं और फिर जो जिसका समाकलन नहीं जानते हैं वो हमारा पहला फलन होगा और एक का हमने जो गुणा किया है ये दूसरा फलन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए खंडशः समाकलन का यदि फार्मूला लगाएं
हल करें तो फार्मूला है पहला फलन, देख रहे हैं पहला फलन है log x इंटू दूसरे का समाकलन, एक का समाकलन करेंगे x मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक, देख रहे log x का अवकल गुणांक करेंगे 1/x इंटू दूसरे का समाकलन, एक का समाकलन करते हैं x मिलेगा इंटू dx। अब इसके बाद और सरल करें तो देख रहे x को पहले लिख लेते हैं x log x माइनस यक्स देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, एक बचता है, एक का समाकलन यक्स प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला जो हमारा प्रश्न दिया है, देख रहे हैं अगले प्रश्न में तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 तक ये कंप्लीट होते हैं तो 1 और 2 ये हमारे 1 अंक के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 2 अंक में देख रहे हैं प्रारंभ होता है और इस तीसरे प्रश्न में भी सभी खंड करने होते हैं। तो बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारे मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आएँगे ताकि इनका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 सभी खंड कीजिए। देख रहे हैं जिसमें पहला भाग है आव्यूह AB ज्ञात कीजिए यदि देख रहे हैं आव्यूह A दिया है और B दिया है, इन दोनों का हमको गुणनफल निकालना है। तो आव्यूहों का गुणनफल निकालना हम समझेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का भाग जिसमें 2 आव्यूह दिए हैं, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं आव्यूह A बराबर दिया है, A बराबर देख रहे हैं पहली पंक्ति में -1, 2, 3 दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 4, -2, 5 और देख रहे हैं दूसरा अवयव बी है जिसकी पहली पंक्ति में 2, 1 दूसरी पंक्ति 6, 7 और तीसरी पंक्ति के अवयव 5, 3 हैं। तो हमको ए बी निकालना है। आव्यूह का गुणनफल कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है कि दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं गुणा कब संभव होता है। तो गुणा संभव होने के लिए पहले आव्यूह में देख रहे हैं इसका यदि हम क्रम देखें तो 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं। इसका क्रम देख रहे हैं 2 गुणे 3 और दूसरे में अगर देखें 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, तो यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब इनका गुणनफल संभव होगा और जो गुणनफल मिलेगा वो हमारा 2 गुणे 2 के क्रम में आएगा। यानी आव्यूह AB का जो गुणनफल का क्रम होगा वो हमारा 2 गुणे 2 क्रम होगा। आप देखेंगे इनका गुणनफल कैसे निकालते हैं तो देख रहे हैं आव्यूह ए है बी है तो पहले से हम पंक्ति लेकर चलते हैं और दूसरे से स्तंभ लेकर चलते हैं और इस प्रकार से इसका हम गुणनफल निकालेंगे। देख रहे हैं इस -1 का गुणा इस 2 से करेंगे -1 गुणे 2 फिर देख रहे हैं -1 का गुणा 2 से होगा प्लस 2 का गुणा 6 से होगा प्लस 2 गुणे 6 इसके बाद इस 3 का गुणा 5 से होगा प्लस 3 गुणे 5 तो ये देख रहे हैं पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा कर दिया गया। इसी प्रकार इसकी पहली पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे -1 गुणे 1 -1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 3 देख रहे हैं इस क्रम से इनका गुणा होगा। आप देख रहे हैं यही सेम प्रक्रिया हम दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे 4 गुणे 2 देख रहे हैं 4 गुणे 2 प्लस फिर -2 का गुणा 6 से होगा -2 गुणे देख रहे हैं 6 है प्लस 5 गुणे 5 इसके बाद आप देखें इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे 4 गुणे 2 4 गुणे 2 फिर -2 गुणे 7 -2 गुणे 7 और इसके बाद देख रहे हैं 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 3 आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे। सरल करने पर जो मान मिलेगा वही आव्यूह AB का गुणनफल होगा। देख रहे हैं -1 और 2 का गुणा किए तो -2 प्लस 6 दुनाई 12 प्लस 5 तिहाई 15 और देख रहे हैं -1 और 1 का गुणा -1 प्लस 7 दुनाई 14 प्लस 3 और 3 का गुणा किए 3 त्रिक 9 फिर देख रहे हैं 4 दुनाई 8 माइनस 6 दुनाई 12 प्लस 5 पचा 25 4 दुनाई 8 माइनस 7 दुनाई 14 प्लस 5 तिहाई 15 आप देख रहे हैं और सरल करेंगे तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं 15 12 से 2 घटा दिए 10 और 15 10 25 पहला अवयव 25 मिला। फिर देख रहे हैं 14 9 23 23 से घटाएंगे 22 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 25 में 8 जोड़ देते हैं या पहले देख रहे हैं प्लस माइनस घटा लें तो
12 से 8 घटाएँगे, देख रहे हैं यहाँ -4 मिलता है और 25 से 4 घट गया, 21 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसमें 8, 6, 14 देख रहे हैं -6 और 15 से 6 घटा देंगे तो 9 मिल जाएगा। तो ये आव्यूह AB के गुणनफल का मान होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं 2 आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करते हैं कि गुणनफल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक गुणनफल के लिए ये प्रक्रिया आपकी देख रहे हैं बहुत उपयोगी है। आप आव्यूह समीकरण हल करेंगे वहाँ पर भी गुणा करना पड़ता है, तो ये गुणन सीखना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बाद फिर देख रहे हैं ख नंबर में है क्या अवकलन कीजिए x की घात यक्ष का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। तो देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी लगभग प्रत्येक वर्ष कई सारे सेटों में पूछा गया है। x की घात यक्ष का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो प्रश्न नंबर 3 का खा देख रहे हैं x की घात यक्ष का हमको x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना y बराबर x की घात यक्ष। देख रहे हैं जब हमारा फलन चर की घात चर हो तो इसका बिना लाग लिए हुए अवकलन करना संभव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे। पहले हम दोनों ओर का लाग लेंगे। तो देख रहे हैं लाग लेने में लाग y बराबर और इस साइड में लाग लेंगे तो देख रहे हैं जो घात है वो पहले आ जाती है तो यक्ष लाग यक्ष। अब इसके बाद हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों ओर का अवकलन किया जाए। लाग y का मिलेगा 1/y। फिर देख रहे हैं y का करेंगे dy/dx बराबर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं दो फलन का गुणन है तो गुणन का सूत्र लगाएंगे पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक लाग x का अवकल गुणांक 1/x प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक देख रहे हैं 1 मिलेगा। x हमारा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यदि इस y का हम पक्षांतर कर दें तो dy/dx बराबर देख रहे हैं y भाग में है पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगी और x x कट करके 1 बचता है 1 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं लाग x। अब हम y का मान रख दें तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं dy/dx बराबर y इंटू 1 प्लस लाग x। तो ये हमारे इस दिए गए प्रश्न का आंसर होगा dy/dx बराबर y इंटू 1 प्लस लाग x। इसके बाद हम तीसरे का गा नंबर देखते हैं। देख रहे तीसरे के गा में दिया है कि बिंदु ए 3 कॉमा -2 कॉमा -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप -2k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखिए। एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे बिंदु या दूसरे सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखना है। तो देख रहे हैं इस टाइप में कार्तीय समीकरण पूछे या सदिश समीकरण पूछे दोनों स्थितियों में प्रश्न काफी पूछा गया है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को लगाने की हम विधि समझेंगे कैसे इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु से जाने वाले तो बिंदु मान लीजिए x1 y1 z1 के रूप में जो हमारा बिंदु दिया है बिंदु ए प्रश्न नंबर 3 का गा देख रहे हैं बिंदु ए है जिसके निर्देशांक इसके आप निर्देशांक देख रहे हैं दिया है 3 -2 -5 3 कामा -2 कामा -5 इस बिंदु से जाने वाले और दूसरे सदिश देख रहे दूसरा सदिश है 3i कैप प्लस 2j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। तो इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में इसके लिए कार्तीय समीकरण पूछ रहा है तो कार्तीय समीकरण का ये हमारा फार्मूला होता है बिंदु देखिए इसके लिए फार्मूला है बिंदु x1 कामा y1 z1 से जाने वाले और सदिश ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के समांतर रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में होता है x माइनस x1 अपान देख रहे हैं जिस सदिश के समांतर है उसके जो द्विक अनुपात हैं ये हमारा अपान में मिलेंगे इक्वल टू y माइनस y1 अपान देख रहे हैं j का गुणांक b है इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो ये एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में है बस इसी में मान रख देना है। तो देख रहे हैं x माइनस x1 देख रहे हैं ये पहला बिंदु में हमारा 3 x1 का मान है x माइनस 3 बटे a का मान देख रहे हैं 3 है बराबर y माइनस y1 देख रहे हैं -2 है अपान b देख रहे हैं j का गुणांक 2 है बराबर z माइनस z1 देख रहे हैं -5 बटे c
सी का मान देख रहे हैं -2 है। अब इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं यक्स -3 बटे 3 बराबर वाई माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस मिल जाएगा। वाई प्लस 2 बटे 2 बराबर जेड देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस बना जेड प्लस 5 बटे -2। तो ये अभीष्ट एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख रहे हैं कार्तीय रूप में समीकरण है एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला भाग। देख रहे हैं अगले भाग में दिया है, अगला भाग कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 का घ पार्ट कह रहा सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस वन एक्स बराबर 1 पर संतत है। देख रहे इसमें हमको संतत सिद्ध करना है कि दिया गया फलन एक्स एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस वन एक्स बराबर 1 पर संतत है। तो इसमें हमको संतत सिद्ध करना है। तो देख रहे संतत सिद्ध करने के लिए भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं संतत किस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो देख रहे संतत सिद्ध करने के लिए दिया हुआ फलन है, देख रहे प्रश्न नंबर 3 का घा फलन दिया है एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस वन एफ यक्स बराबर माड यक्स माइनस वन और कह रहा एक्स बराबर 1 पर संतत। ये हमको सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर ये फलन संतत है। देख रहे फलन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस वन। हम जानते हैं कि माड एक्स माइनस वन इसको यदि हम दो भागों में लिखें माड एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन होता है यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन और यही बराबर माइनस एक्स माइनस वन के होगा यदि x इज लेस देन वन। इसको हम दो भागों में कर लेते हैं। अब x बराबर 1 पर संतत की हमको जांच करना है कि x बराबर 1 पर ये फलन संतत है अथवा नहीं। संतत होने के लिए हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू यदि तीनों मान समान आते हैं तो फिर दिया गया फलन संतत होगा और तीन में से कोई एक भी मान यदि अलग मिलता है यानी बराबर नहीं आता है तो फिर दिया हुआ फलन संतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फलन की यदि वैल्यू निकालें तो x बराबर 1 पर देख रहे हैं पहला x बराबर 1 पर यदि हम मान निकालें देख रहे हैं एक्स एफ वन ज्ञात करेंगे तो एफ वन इक्वल टू देख रहे हैं एक से बड़ा या एक के बराबर के लिए फलन हमारा एक्स माइनस वन है एक्स के स्थान पर एक रख देंगे तो देख रहे हैं एक माइनस एक बराबर जीरो। फलन की वैल्यू देख रहे हैं जीरो मिल जाती है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू देख रहे हैं एक पर निकाल रहे हैं तो वन प्लस एफ एक्स या इसी को लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ वन प्लस एच। देखिए एफ वन प्लस एच से तात्पर्य है फलन हमारा एक से बड़ा है तो देख रहे हैं एक से बड़े के लिए इस पहले फलन का हम प्रयोग करेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो देख रहे हैं एफ वन प्लस एच एक्स के स्थान पर हमको वन प्लस एच रखना है तो वन प्लस एच माइनस वन देख रहे हैं वन वन कैंसिल हो जाएगा। अब यदि इसमें हम लिमिट अप्लाई कर दें देख रहे हैं एच टेंडिंग्स टू जीरो एच की जगह जीरो रखेंगे तो देख रहे हैं इसका मान जीरो मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का यदि मान निकालें लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन माइनस एफ एक्स। आप देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन माइनस अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू या कहें एच टेंडिंग्स टू जीरो तो ये हमारा मिल जाएगा एफ वन माइनस एच। अब देख रहे हैं एफ वन माइनस एच से तात्पर्य है कि फलन एक से छोटा है और देख रहे हैं एक से छोटा फलन के लिए हमारा माइनस एक्स माइनस वन का प्रयोग करेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ वन माइनस एच अर्थात माइनस एक्स के स्थान पर वन माइनस एच रखेंगे तो वन माइनस एच माइनस वन देख रहे हैं सरल करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो देखें लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो माइनस वन प्लस या कहें देख रहे हैं वन वन कैंसिल कर देंगे तो माइनस माइनस ये हमारा यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाएगा और ये हमारा एच के बराबर मिल जाता है। अब यहाँ लिमिट हम अप्लाई करेंगे देख रहे हैं एच टेंडिंग्स टू जीरो दिया है। इस प्रकार से देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों मान समान मिलते हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू
तीनों मान समान हैं, जो कि ये दर्शाता है कि दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। देख रहे हैं, यही इसमें हमको सिद्ध करना था कि x बराबर 1 पर फलन संतत है। प्रूव्ड। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न 1, 2, 3 का हल है। तो बच्चों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। इसके बाद हम आगे के चौथे प्रश्न से लेकर के आगे के प्रश्नों का हल अगले पार्ट 2 में लेकर आएँगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।